हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने मेरी विजन IAS के पॉलिटी और गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की है, स्पेशली जो उसका टॉपिक 1 है विजन IAS की मैगजीन का, पॉलिटी और गवर्नेंस की, ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिटिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और उसमें बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस आपको आ सकती हैं खुद से अगर आप कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे, जो आप बहुत सारे सोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे तब जाके कुछ समझ आएगा। जैसे पहले तो ऑडिटिंग से रिलेटेड ही बहुत ही कम लोगों को पता होता है क्या डिफरेंस है CAG और अकाउंटेंट जनरल में, क्योंकि कहीं जगहों पे अकाउंटेंट जनरल लिखा है, कहीं जगहों पे CAG लिखा है। So what is the difference and how they are linked together? What is social auditing? What is its history? Delegated legislation क्या होता है? अगर किसी पोस्ट को वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो ये दूसरी अपॉइंटमेंट से डिफरेंस कैसे है? बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई ट्रूली बिलीव वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, सो यू कैन कंसिडर गिविंग इट अ वॉच। ऑल राइट, अब देखिए जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल्दो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, बट ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स इट्स माई मिस्टेक कि वो उस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा, मैं इतना इन्वॉल्व हो गई डिस्कस करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें, दैट आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। सो आई अब तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई थिंक टाइम इज़ एन इशू फॉर मी राइट नाउ, आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेकिन अगर आप फिर भी अगर वीडियो के नीचे मुझे बता देंगे कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, वो भी देखिए। मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं, आप बहुत सारे सोर्सेज से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। देखिए अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट आए हुए 1 दिन है, 2 दिन हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी एनालिसिस वीडियोस आ गई। इतनी जल्दी कैसे एनालिसिस वीडियोस आ सकती हैं? अभी तो यू शुड बी टेकिंग सम टाइम टू कंसिडर एंड देन कंपेयर। इतनी जल्दी, खैर, nonetheless that's not our concern, but still और साथ ही में जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपके पास आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकते, या फिर बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसीलिए विजन IAS कम्स अप विद अ समरी ऑफ बोथ इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट। आई थिंक 10th ऑफ February तक आ जाना चाहिए या 15th ऑफ February तक मोस्ट प्रोबेबली। तो हम उस, ताकि आपके लिए नोट्स के फॉर्मेट में आप खुद उनके रिसोर्सेज से जाके डाउनलोड करें, उनके वेबसाइट से, वो आपके नोट्स हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू लाइक जॉट डाउन एनीथिंग, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वीडियोज एक्सप्लेनेशन, वो आपके लिए नोट्स हो जाएंगे। और बाकी जो हम एक्सप्लेनेशन उसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड। आई थिंक इस साल का बजट, ऑल्दो अब आप किस साइड पे हैं वो मुझे नहीं पता, कहीं लोगों के लिए गेम चेंजर है, कहीं लोगों के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर बोथ साइड्स टू इट। तो इसीलिए पिछले 2-3 साल से बजट से कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, पर इस साल हो सकता है। और साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे हैज आल्सो कम अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट मी टू कम अप विद दैट, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लेट मी नो अबाउट इट। ऑलराइट, तो लेकिन आज का जो पहला आर्टिकल है ये भी बजट से ही है। व्हाई प्रपोज्ड change has rattled Indian startups. Now this is very important and very essential also. Okay, तो यहाँ क्या लिखा है? A recently proposed detail has Indian startups worried. तो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ लाई गई है जो काफ़ी उनको टेंशन दे रही है। ऐसी क्या चीज़ लाई गई है? द न्यू एज फर्म्स, आई वुड गिव इट अ कर्सरी रीडिंग, फिर जो उसके बाद एंजल टैक्स के बारे में, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, क्या टैक्स होता है, कितना प्रतिशत टैक्स लगता है, ये सब कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। ओके, विच वॉज अर्लियर ओनली सपोज टू बी पेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स रेज्ड बाय रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स एज पर। ओके, तो देखिए क्या था यहाँ पे, जो 2023 का फिनेंस बिल आया है, जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लेके आई हैं वेंसडे को, उन्होंने बोला है कि मैं अमेंड करती हूँ इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 क्लॉज 2(7)(b). देखिए अगर आपके पेपर में प्रीलिम्स में
इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स इज टू मच इनटू द एयर, राइट? आवर प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट स्टार्टअप्स अ लॉट, वी नो। तो इतना आपको, ऑल्दो इनकम टैक्स का सब कुछ आपको जानना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट योर डोमेन, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन 56 आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर से रिलेटेड है, ओके, एंजल टैक्स से रिलेटेड है। वैसे ही आपको इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अब इनकम टैक्स एक्ट को कंप्लीटली ओवरहॉल किया गया है नए डायरेक्ट टैक्स रजीम में, तो आपको सेक्शन 80C पता होना चाहिए, 87A पता होना चाहिए, 2-3 सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, हम देखेंगे, खैर अगर वो वीडियो आएगी कभी आप चाहेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, सेक्शन 56 क्लॉज 27B इनकम टैक्स एक्ट का अमेंड हुआ है। लेकिन ये अमेंडमेंट से पहले ये प्रोविजन कहता क्या था? ये प्रोविजन ये कहता था कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे स्टार्टअप, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्टार्टअप्स बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड कंपनी में क्यों आ जाते हैं? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप एक नया वेंचर होता है, एक नया बिजनेस, एक यंग कंपनी, जो अभी कंपनी बनी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन एक यंग वेंचर है। ओके, तो वो बेसिकली उसका एम ये है कि वो धीरे 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 स्केल अप करके एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी तो स्टार्टअप है, स्टार्ट हुआ है जस्ट, राइट? और स्टार्टअप्स यूजुअली अनलिस्टेड ही होते हैं। अनलिस्टेड क्या होता है बेसिकली, अगर आपको एक लिस्टेड कंपनी बनना है तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, ये आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी का मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट कर सकते हैं आपके स्टॉक्स, उसमें ट्रेड हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट्स का, कोई बैंकरप्सी नहीं है, ये 3 साल से आप एग्जिस्ट करते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो मिनिमम इशू प्राइस है, इट शुड बी अराउंड ₹10 करोड़, इस तरह के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक स्टार्टअप जो अभी बिल्कुल शुरू ही हो रहा है, एक नया वेंचर है, वो ना तो उसके पास पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, ना ही उसके पास इतना बड़ा इशू साइज हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऑफ कोर्स वो लिस्टिंग की मीट ही नहीं कर पाता। तो बाय डिफॉल्ट जब मैं यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी पढ़ रही हूँ तो आप सुनिए स्टार्टअप, ठीक है? तो मैं इसको अगर ऐसे पढ़ूँ कि कोई भी अगर एक स्टार्टअप है, वो अपनी पर्टिकुलर उस स्टार्टअप में से, उस कंपनी में से अगर थोड़ी सी इक्विटी किसी भी इन्वेस्टर को देता है इन रिटर्न फॉर मनी, ऑफ कोर्स अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए वो पैसा लेगा उस शेयर के बदले, है ना? तो वो जो शेयर वो बेच रहा है, उसका जो उसका इशू प्राइस है, अगर वो एक फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको बेसिकली गिना जाता है एज एन इनकम, जिसको टैक्स किया जाएगा। डू नॉट वरी, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। The provision states that when an unlisted company, such as a startup, receives equity investment from a resident for issue of shares that exceeds the face value of such shares, it will be counted as income for the startup and subject to income tax under the head इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर एक स्टार्टअप का जो शेयर है वो ₹10 का है, ₹10 का एक पीस है शेयर का, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू मैं इसकी बता रही हूँ आपको। लेकिन क्योंकि आप अपनी कंपनी में से, अपने स्टार्टअप में से किसी को शेयर होल्डर बना रहे हैं, उसको थोड़ी सी ओनरशिप दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ₹10 नहीं, उसके बजाय आपने ₹30 में बेचा, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है, आपने वो शेयर को अगर ₹30 में बेचा, ओके, तो बीच का गैप कितना आया था? ₹10, लेकिन मैं ₹30 में बेच रही हूँ, तो ₹20। तो इस ₹20 जो आपको एक गेन दे रहा है, जो आप अपने बिजनेस में लगा के इसे एक्सपैंड करेंगे, इस ₹20 पे बेसिकली आपको टैक्स लगेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, आप बहुत बार ये वर्ड पढ़ते हैं और बहुत डॉन्टिंग हो सकता है आपके लिए, अगर आप बहुत ही बिगिनर है न्यूज़पेपर्स में और आप इस तरह की हेडलाइंस पढ़ेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल टैक्स, दिस दैट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो आपके लिए थोड़ा सा डॉन्टिंग हो सकता है। इसीलिए देखिए, बहुत सिंपल, इसका भी कॉमन सेंसिकल एक एक्सप्लेनेशन है। एंजल इन्वेस्टर मतलब जो आप एक ऐसा इन्वेस्टर जो आपके लिए एंजल बन के आ रहा है, एक स्टार्टअप के लिए जो एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटा सा वेंचर है, जिसका एक सपना है बड़ा बनना, है ना? अब ऑफ कोर्स जो कुछ भी नहीं है, उसका वजूद कुछ भी नहीं है, उसको अगर उस शुरुआत में कोई आके उसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो एंजल ही होगा ना। तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो एक स्टार्टअप का सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ, ओके। तो लेकिन ऑफ कोर्स जो एंजल इन्वेस्टर हैं,
जो एक स्टार्टअप में, एक अनलिस्टेड कंपनी में अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें वो जितना शेयर खरीद रहे हैं वो बहुत प्राइस में खरीद रहे हैं और उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है, तो इतना जो गेन हुआ है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को, उसको लॉन्डर भी तो किया जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी तो हो सकती है वो, है ना। तो इसको कर्ब करने के लिए एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं हाउएवर विद द लेटेस्ट। लेकिन अभी क्या था, यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट्स यानी कि जो इंडियन रेजिडेंट है वो किसी इंडियन स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करेंगे इस तरह से, उनकी इक्विटी लेके, शेयर खरीद के हायर प्राइस पे, तो उनको टैक्स किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, इस अमेंडमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ने बोला है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा सा कंसर्निंग है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स अपना जो फंडिंग रेज करते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर से ही करते हैं। सो दिस इज ऑफ कोर्स कंसर्निंग फॉर देम। ओके, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। सेक्शन 56 क्लॉज 2 7B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हम कोलोकियली एंजल टैक्स कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन है वो है ही द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंजल टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो पहला तो अगर वहां पे पहला स्टेटमेंट यही है कि 2012 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, टू डेटर द जनरेशन एंड यूज ऑफ अनअकाउंटेड मनी, वही मनी लॉन्ड्रिंग को डेटर करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एंजल टैक्स लाया गया था। अब स्टार्टअप्स कंसर्न क्यों है? स्टार्टअप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अपना फंडिंग रेज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर से। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑल्दो पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हुए हैं, आप जानते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हटा है उसके बाद से टेक स्टार्टअप्स, या फिर आप देख रहे हैं टेक जॉब ले ऑफ देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी इस तरह की कंट्रीज में, एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो वैसे ही स्टार्टअप्स आर ऑल्सो सफरिंग। तो इंडिया के स्टार्टअप की जो फंडिंग है, इट हैज ड्रॉप्ड बाय 33% टू $24 बिलियन इन 2022 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ऑलरेडी जो स्टार्टअप सफर कर रहे हैं वो अब थोड़े से और कंसर्न हैं। Okay, so foreign investors are a key source of funding for the startups and have played a big role in increasing the valuation. For example, एक basically investor का नाम यहाँ लिखा है टाइगर ग्लोबल। तो आप ये जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं इस पर्टिकुलर डोमेन से, so it has been one of the most prolific foreign investors in India because it has invested in over a third of the startups जो finally अब यूनिकॉर्न बन गए हैं, उसमें से 1/3 जो स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्होंने फंडिंग की हुई है। ओके, तो यूनिकॉर्न तो आप जानते ही हैं विद एटलीस्ट $1 बिलियन वैल्यूएशन। तो ऑफ कोर्स जब आप इन तरह के फॉरेन इन्वेस्टर्स को डेटर कर देंगे एक टैक्स लगा के उन पे, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स वर नेवर अंडर द स्कोप ऑफ दिस टैक्स। वी आर ऑल होपिंग, मतलब सब इन्वेस्टर्स जो हैं और जो स्टार्टअप ओन करते हैं वो यही होप कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करें, गलती से शायद सरकार ने ना बोल दिया हो, इट शुड बी रिवाइज इन ऑल ऑफ दैट, दिस कुड कंपेल मोर स्टार्टअप्स। तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं अब वो कंपेल हो जाएंगे कि वो कम्प्लीटली ओवरसीज फ्लिप कर जाएं, वहाँ शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे मे नॉट वांट टू डील विद एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, यू नो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और एक और चीज़, अगर जब हम एंजल टैक्स से रिलेटेड डिस्कस ही कर रहे हैं तो 2012 की आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ये जो चेंज आया है, बेसिकली जो अमेंडमेंट आई है, ये इस साल से नहीं एप्लीकेबल होगा। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2024, ठीक है। और अगर बाय चांस आपकी स्टेटमेंट में लिखा है कि इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ईयर 2024-2025, देन दैट इज करेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, फॉर द रेलेवेंट फिनेंशियल ईयर इस तरह का टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी वहाँ पे सही होगी। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली। 2012 का जो बेसिकली फैक्ट था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और आपको जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब UPA 2 रजीम था, प्रणब मुखर्जी जी तब फिनेंस मिनिस्टर थे, उनके उनके नेतृत्व के अंडर बेसिकली। और साथ में 2018 में एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी लेके आए थे एंजल टैक्स से रिलेटेड। तो उसमें बेसिकली क्या था, सेक्शन 56 इज समथिंग यू मस्ट बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एंजल टैक्स से रिलेटेड है, एंजल इन्वेस्टर से रिलेटेड है। तो 2018 में सेक्शन 56 से रिलेटेड ही बेसिकली एक एग्जेम्पशन दिया गया था। क्या दिया गया था कि अगर तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ओके, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स में से भी फंडिंग आती है, तो आप बेसिकली टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपका जो फंडिंग है वो एक्सीड नहीं करता 10 करोड़ को, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए दैट द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन इन April 2018 टू गिव एग्जेम्पशन टू स्टार्टअप्स
इन केसेस जहाँ पे उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, तो ₹10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना, सर्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको ये पता होना चाहिए। एक और फैक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको बेसिकली जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जब मैंने आपको बताया कि ₹20 पे अगर ₹10 प्राइस था फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू और मैं ₹30 पे बेच रही हूँ उसे, है ना, तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ₹20 का आ रहा है, तो ₹20 को बेसिकली कितना टैक्स लगेगा उस पर, इट इज सब्जेक्टेड टू 20% टैक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, समथिंग वेरी बेसिक। ओके, तो अब क्योंकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिस दैट, है ना, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी थोड़ी सी इकोनॉमी हो गई है, तो अब यहाँ पे हम एक बेसिक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी दोबारा हमने इकोनॉमी डिस्कस करनी है। एंड आई मस्ट से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। दिस इज द एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक यहाँ पे अगर आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, आई थिंक इट विल बी अ प्लस फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी अ प्लस फॉर यू, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इनकम टैक्स रजीम में आया है इस बार बजट में। बजट और है क्या इस साल का? ऑफकोर्स है बड़ी सारी और चीज़ें, महिला विकास पत्र, और साथ में आपने देखा कि बहुत सारी और चीज़ें कि कैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स को बेसिकली बिल्कुल ही रोकने के लिए कि कैसे सेप्टिक टैंक्स वगैरह के लिए मैकेनिकल ही होंगी, और साथ में आपने देखा पीएम किसान निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो फार्मर्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। एंड मनरेगा का बेसिकली थोड़ा कम हो गया है एलोकेशन प्री पैंडमिक लेवल तक। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं खास, यू कैन रीड ऑन योर ओन, बट दिस इज द थिंग आई मस्ट से इज समथिंग important for you. Okay, deer could be reservoir of old coronavirus variants, suggest US based study. तो देखिए आप जानते हैं जब पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस आया, तो बड़ी सारी रिपोर्ट, कोई कह रहा है पैंगोलिन है रेजर्वॉयर जहाँ से बेसिकली ह्यूमन को ट्रांसमिट हो रहा है, कोई कुछ और कह रहा है बैट्स हैं, all these studies came up at that time. Every single day a new study was coming up when we were all reeling under the pandemic, right? तो अब फाइनली एक और स्टडी आई है कि डियर जो हैं, वाइट टेल डियर, ये बेसिकली रेजर्वॉयर्स हो सकते हैं कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के, क्योंकि यहाँ से ये जो स्टडी बता रही है उनका ये कहना है कि जब अल्फा और गामा वेरिएंट्स ह्यूमंस में सर्कुलेट होना भी खत्म हो गए थे, वो डियर में सर्कुलेट भी हो रहे थे और इवॉल्व भी कर रहे थे। ओके, तो दिस इज समथिंग। और ऑफ कोर्स जब 2021 का डेटा ये बताता है, 2021 तक अल्फा गामा वेरिएंट्स ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गए थे ह्यूमंस में से, राइट, लेकिन तब भी अल्फा गामा वेरिएंट्स इनमें थे ही। और ऑफ कोर्स 2021 में आप ये तो पता ही है कि जो तीसरा वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, राइट, वो तो ह्यूमंस में तब सेकेंड वेव आई थी जब इंडिया में, तो ह्यूमंस में तब वो सर्कुलेट कर रहा था, तो ऑफकोर्स डियर में वो तो था ही। तो अल्फा गामा डेल्टा तीनों वेरिएंट्स यहाँ पे इनमें थे, ठीक है। तो वेदर द वेरिएंट्स आर स्टिल सर्कुलेटिंग इन डियर रिमेन्स अननोन, तो अभी ये नहीं पता कि क्या अभी भी ये वेरिएंट सर्कुलेट कर रहे हैं या नहीं। दैट डियर कुड बी अ रेजर्वॉयर ऑफ द वायरस एंड अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्यूचर वेरिएंट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि क्या सबसे बड़ा जो आशंका है या फिर जो सबसे बड़ा डर है, हमारा कंसर्न है, वो यही है कि क्या पता ये दोबारा से स्पिल करके ह्यूमंस में ना आ जाए, इनसे ट्रांसमिट ह्यूमन पॉपुलेशंस में ना हो जाए दोबारा से। तो ऑफ कोर्स जूनोटिक डिसीज का यही रैशनल है। Previous studies of deer have suggested humans have repeatedly introduced the coronavirus into white-tailed। वहीं बेसिकली इनमें कहाँ से आया है, ये स्टडीज ये बता रही हैं जो वाइट टेल्ड डियर पॉपुलेशन है उनमें भी भारतीय नहीं, उनमें भी बेसिकली इंसानों से ही गया है। तो हमने उनको ट्रांसमिट किया है, वो हमें दोबारा ट्रांसमिट कर सकते हैं इवॉल्व करके उन्हीं वेरिएंट्स को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। ओके, और ऑफ कोर्स उनमें भी तो आपस में ट्रांसमिट हुआ ही है, स्प्रेड हुआ है वायरस। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर हाउ पीपल आर पासिंग द वायरस टू डियर। हमें ये नहीं पता कि हमने उनको वायरस कैसे पास ऑन किया, पर ये बेसिकली एक संभावना है कि जब ह्यूमंस ने उनको फीड किया डियर को, या फिर जो डियर हैं उन्होंने ह्यूमन ट्रैश या वेस्ट को जब टच किया या उनके एक्सेस में आए, तो बेसिकली उनको शायद कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो गया। Genetic sequencing revealed that the 3 variants, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, but alpha and gamma had, okay, this is also something I've already explained. The Centers for Disease Control and Prevention recommends that deer, तो वही चीज़ इन्होंने recommend की है कि दोबारा अब spill over humans में ना हो जाए deer से। तो ये जो US की
बॉडी है, इन्होंने कहा है जो डियर हंटर्स हैं उनको बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, दे शुड बी वेयरिंग मास्क वाइल हैंडलिंग द गेम एंड दे शुड बी वॉशिंग देयर हैंड्स प्रॉपरली वंस दे आर डन विद देयर गेम एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, choosing the right tax regime. Now this is of course आप जानते हैं about the old tax regime, new tax regime 1.0, new tax regime 2.0, which is जो last year एक tax regime आया था, new tax regime, और फिर अब जो new tax regime का भी एक evolved version आया है. इनके तीनों के बीच में डिफरेंस हम बेसिकली देख रहे हैं. देखिए, मैं आपको इससे पहले कि मैं यहाँ की कहानी सब कुछ आपको बताऊँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए समझने वाला है, ये न्यू टैक्स रिजीम है जो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हुआ था, और अब जो बेसिकली निर्मला सीतारमन जी ने नया इसमें अमेंडमेंट लाई है न्यू टैक्स रिजीम में. ठीक है, तो जो 2024 बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट होगा. तो बहुत ध्यान से सुनिए कि जो इससे पहले वाला न्यू टैक्स रिजीम था उसमें ₹2.5 लाख तक टैक्स रेट निल था, लेकिन अब हमने इसको इंक्रीज करके अप टू ₹3 लाख कर दिया है कि यहाँ पे बेसिकली आपको कोई टैक्स नहीं भरना. अब देखिए, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी हेडलाइंस आपने पढ़ी हैं कि अब ₹7 लाख तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना, आप जीरो टैक्स भरेंगे. तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो 3 से 6 लाख में 5% टैक्स रेट लिखा है, 6 से 9 लाख में 10% टैक्स लिखा है, तो 7 लाख तो यहाँ आता है, तो ये तो निल होना चाहिए. व्हाट नॉनसेंस इज दैट. या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी 15 लाख इनकम है, 15 लाख से ज़्यादा, तो 30% आपको 15 लाख पे भरने पड़ेगा. बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक सबसे मेजर मुझे लगता है कि दिक्कत है लोगों को समझने में. अगर आप स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में इतना नहीं जानते, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो और डिफिकल्ट हो सकता है. तो अब आप सुनिए, जब मैं ये कह रही हूँ कि मिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि ₹3 लाख तक बेसिकली निल टैक्स रेट है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR भी फिल करने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको भरने की जरूरत नहीं. इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअली टैक्स नहीं होता, इट इज जस्ट एक रिकॉर्ड कि बेसिकली हमारी इनकम कितनी है. सरकार की आंखों में क्लियर रहना. अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो आपको ITR भी नहीं फिल करनी, नहीं उसको भरना. सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे नीचे आपकी कितनी इनकम है कितनी नहीं है, नथिंग एट ऑल. ठीक है, तो ये चीज बेसिकली इसे निल ITR कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है आपको ये बात समझाने का. एग्जाम्पल, आपकी 16 लाख रुपए इनकम है. सुनिए आप, ठीक है, 16 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपके हिसाब से अब 15 लाख तो 30% है, तो 30% और 16 लाख आपका टैक्स बनता है. तो ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, क्या होता है फिर? अब 16 लाख में से जो पहले 3 लाख है, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका. ठीक है, फिर 3 से 6 लाख जो है इसका अमाउंट, उस पर 5% टैक्स लगेगा. ओके, तो और फिर 10% जो बेसिकली, और फिर जो 6 से 9 लाख वाला है, आपके अभी 16 लाख तक ही आ रही हूँ मैं. ठीक है, तो और जो 6 से 9 लाख वाला है, ठीक है, इस पे बेसिकली जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो 10% इस पे टैक्स लगेगा. फिर उसके बाद आप और आइए, 9 से 12 लाख पे आपका 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पे 20%, और क्योंकि आपका 1 लाख और है ना, तो 1 लाख और पे आपका 30% लग जाएगा. तो ऐसे करके प्लस 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 करके जो आपका टैक्स बना वो आपका फाइनल टैक्स है. ऐसा नहीं है कि 30% ऑफ 15 लाख, तो 30% ऑफ 15 लाख तो फिर आप कमा क्या रहे हो? खुद सोचिए आप. 16%, सॉरी 16 लाख का अगर मैं 30% सिर्फ टैक्स में ही दे दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. 30% ऑफ 16 लाख इज ह्यूज. ऐसे तो टैक्स इवेड ही करने लग पड़ेंगे सारे. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है, पहले 3 लाख से तो कोई मतलब नहीं है, उड़ाओ उसको, ऐश करो. मतलब पहले 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा. फिर जो 3 से 6 लाख वाली इनकम है आपकी, वो 16 लाख में से जो 3 से 6 लाख वाली इनकम है उस पर आपका 5% टैक्स लगेगा. फिर 10% टैक्स लगेगा, फिर 15% ऊपर वाले पे टैक्स लगेगा, फिर 20% उस पर्टिकुलर उन 4 लाख में, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, उस पर लगेगा. फिर उसके बाद वाला जो है 1 लाख, उस पर 30%. ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आपका टैक्स कैलकुलेट होता है. तो अब आप वो बेसिक जो डिबेट आपको अगर समझ ना आया, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, कि जब सरकार ये कह रही है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं भरना, जीरो टैक्स है, लेकिन यहाँ पे 3 से 6 लाख में तो 5% लिखा हुआ है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड 3 से 6 लाख क्यों बताया हुआ है, क्योंकि अगर किसी की 16 लाख 17 लाख 20 लाख ऐसे इनकम है तो उसका कैलकुलेट कैसे होगा टैक्स? तो उसमें 3 से 6 लाख गिनने के लिए बेसिकली ऐसे 5% कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है
तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। आपको जो बेसिकली आपका टैक्स बनता भी है, फॉर एग्जांपल 7 लाख पे कितना टैक्स बना, अगर मैं गिनूँ इसको, तो आपका 3 से 6 लाख पे बेसिकली 5% आपको टैक्स देना होगा, और 1 लाख जो और होगा उस पर ऐसे टैक्स बनेगा, ठीक है। तो फिर आपको जो भी ये टैक्स बन रहा है 7 लाख तक में, वो आप भरेंगे और वो वापस आ जाएगा, रिफंड आ जाता है, जैसे हम रिबेट कहते हैं। तो इन इफेक्ट आपने कोई भी टैक्स नहीं भरना 7 लाख तक में। तो ये आई होप आपको समझ आ गया। तो अब हम बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। बाई ट्वीकिंग, अब देखिए एक और चीज़, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो आपके लिए फिर वही आ जाए अगर प्रीलिम्स में एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 से 5 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द न्यू टैक्स regime इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बजट, इन द लेटेस्ट बजट 2023-2024 आर करेक्ट। सो यू मस्ट बी डूइंग थिंग्स के पहली स्टेटमेंट अगर ये आ जाए कि टैक्स स्लैब्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 7 6 to 5, दैट इज करेक्ट है ना, क्योंकि पहले आप खुद गिन लीजिए कि कितने टैक्स स्लैब्स बन रहे थे। पहले टैक्स स्लैब्स कितने बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ गिन लें बेसिकली यही था ना इससे पहले, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 6 से रिड्यूस होके 5 टैक्स स्लैब्स बन गए। 3 लाख तक नील हो गया है, 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 9 लाख पे 10% है, 9 से 12 लाख पे 15% है, 12 से 15 लाख पे 20% है, अबव 15 लाख 30% है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। बाय ट्वीकिंग टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स इन द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स regime in the budget for 2023-2024, finance minister निर्मला सीतारमन nudged taxpayers towards a simpler, देखिए वही इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बेसिक बहुत ही सिंपल लोग हैं, जो जिनकी 5 लाख तक अभी तक उनको रिबेट मिलती थी, है ना। 5 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो अभी तक, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, जीरो टैक्स भर रहे थे क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अब वो 7 लाख तक पे, क्योंकि 5 लाख से अगर आपकी ज़रा भी ऊपर हुई, 6 लाख हुई, है ना, तो फिर आप क्या करने लग पड़ते थे, आप इधर उधर की फालतू जो जहाँ से आपको बेसिकली डिडक्शन हो जाए, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, हाउस लोन, रेंटल अलाउंस या फिर कोई पीपीएफ वगैरह, इन सारी चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था क्योंकि आपको वो टैक्स हटाना है अपना। तो माइंडलेस इन्वेस्टमेंट इन दीज पर्टिकुलर, जहाँ से आपको टैक्स डिडक्शन हो जाए 5 लाख की क्रॉस करते ही, तो 7 लाख तक एक इंसान के दिमाग को बिल्कुल अब सुकून है, उसको कोई डिडक्शन विडक्शन किसी चीज़ में दिक्कत लेने की जरूरत है, माइंडलेस इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नहीं करना, आपको 7 लाख तक कोई डिडक्शन के बिना ही आपको जीरो टैक्स भरना है, ठीक है। तो ये बेसिकली करने की कोशिश की है, हैसल फ्री टैक्स regime कर दिया है विद मिनिमल कंप्लायंस बर्डन, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए कहीं कहीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो तो खैर मैं चाहती थी कि जब हम वीडियो करें तो मैं बताऊं, तो उसमें कई कई चीज़ें हैं, जैसे ओल्ड टैक्स regime में डिफरेंस ये है कि आपको एज वाइज वहाँ पे डिडक्शन मिलती है। खैर अभी हम डिस्कस करेंगे, 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूंगी। न्यू टैक्स regime इज अ डिफॉल्ट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। निर्मला सीतारमन जी ने, अगर आपने स्पीच सुनी है बजट की, तो बजट की स्पीच में उन्होंने क्या बोला, द न्यू टैक्स regime इज द डिफॉल्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब बस नया टैक्स regime ही फॉलो होगा, ओल्ड टैक्स regime अब गया जो इतने सालों से चलता आ रहा है, या क्या मतलब एग्जैक्टली होगा, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले क्या हो रहा था, ओल्ड टैक्स regime वॉज द डिफॉल्ट और न्यू टैक्स regime का ऑप्शन होता था आपको कि आप उसे कंसिडर कर सकते हैं आपका मन करे तो। लेकिन अब क्या है, न्यू टैक्स regime डिफॉल्ट है, ये बेसिकली है जो सबको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन ओल्ड टैक्स regime का भी है। तो इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अब ओल्ड टैक्स regime अवेलेबल ही नहीं है, वो एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स regime, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन हर बजट स्पीच फॉर 2023-2024, finance minister Nirmala Sitharaman said that the new tax regime would be the default for individual taxpayers, leading to considerable speculation on what exactly this meant. Of course, अभी भी बहुत लोगों को, आपको आसपास वाले लोगों को नहीं समझ आया होगा, क्या पता अगर आप किसी से पूछ रहे तो इसका मतलब ये है, ठीक है। According to government officials, it only means that when taxpayers, अब यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है बकवास, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप खुद से पढ़ेंगे, जो मैंने बोला है आई होप आपको वो समझ आ गया।
ओके, इनफैक्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट दोज विद, ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और फैक्ट है कि अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, आप बिजनेस वाली इनकम नहीं है अगर आपकी, तो वो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आप स्विच कर सकते हैं दोनों टैक्स रिजीम्स में। एवरी ईयर, एक साल आप कोई और टैक्स रिजीम को अवेल कर सकते हैं, किसी और साल दूसरे टैक्स रिजीम को, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी विल बी अवेलेबल टू न्यू टैक्स पेयर्स ऑल्सो। व्हाट इज द चेंज इन द न्यू रजीम? अब न्यू रजीम में क्या चेंज आया है? देखिए, ये न्यू रजीम कब आया था? 2020-21 में आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑफ कोर्स क्या, फिर सरकार को पता चला कि हमने एक ऑप्शन दिया था कि आप इसको भी बेसिकली कंसिडर कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। इस नए टैक्स रजीम में क्या होगा, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी बेसिकली 5 लाख तक, पर टैक्स भी तो कम ले रहे हैं ना हम आपसे, तो ये भी तो समझिए आप। तो ये करने की कोशिश की थी, टैक्स कम लेंगे लेकिन आपको इस तरह की डिडक्शंस जो अंट शंट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की मिलती है वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये करने की कोशिश की थी, लेकिन कितने ही लोगों ने, देवर ऑफ कोर्स वेरी फ्यू टेकर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू रिजीम, जिसे 2020-21 में लाया गया, ठीक है। व्हाइल द गवर्नमेंट वांटेड टू पुश इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द न्यू टैक्स रिजीम व्हिच डिड नॉट अलाउ एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन, द बेनिफिट्स ऑन टैक्स सेविंग्स इन द ओल्ड रिजीम फार आउटवेड। वही चीज़, तो फिर लोगों ने कहा जो अभी तक इतने सालों से चलता आ रहा है वही सही है, ओल्ड टैक्स रिजीम ही सही है, इतने सारे हम डिडक्शंस तो ले सकते हैं ना एटलीस्ट। क्या फ़ायदा 5 लाख तक की, जब यहाँ पे मिल रहा है 5 लाख तो वहाँ पे मिल रहा है, और फिर हम डिडक्शन भी ले सकते हैं उसके ऊपर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये दिक्कत थी, तो इसीलिए लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया माइग्रेट करना। बट सीतारमन चेंज्ड ऑल दैट बाय ऑफरिंग अ सिग्निफिकेंटली मोर अट्रैक्टिव वर्जन, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 7 लाख तक तो दिक्कत ही नहीं है, सोचना ही नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना है, बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। द स्कोप ऑफ फुल रिबेट ऑन इनकम टैक्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू दोज, वही चीज़, फुल रिबेट मिलेगी आपको, जो टैक्स आपका बन रहा है 7 लाख तक आप पे करोगे वो वापस आ जाएगा। पहले होता था 5 लाख, ठीक है। 5 लाख ऑफ कोर्स, ये बात हमने देख ली, दिस, और 5 लाख दोनों में ही था, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी न्यू टैक्स रिजीम में भी। दिस एसेंशियली मीन्स दैट एनीवन विद एन एनुअल इनकम, इसको कोई टैक्स नहीं भरना। वही सारी चीज़ यहाँ लिखी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एस्टिमेट दैट नियरली 1 करोड़ इनकम टैक्स return filers stand to benefit from this. Okay, this is huge as the enhanced rebate is set to leave more in the, अब देखिए क्यों, अगर आपके प्रेलिम्स में एक स्टेटमेंट लिखी है कि ये जो नया हमने 7 लाख तक बना दिया है ना, तो इससे क्या होगा, इससे कंजम्पशन लेड ड्रिवन इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल सही है, क्यों, ऑल्दो मतलब थ्योरेटिकली तो सही है, प्रैक्टिकली आप छोड़िए क्या होगा वो बात की बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी अभी। थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जब आपको पता है कि 7 लाख तक आपने कोई टैक्स ही नहीं भरना, तो वो जो 2 लाख वाला जो गैप बच रहा है उसका टैक्स, वो आपके हाथ में आ रहा है, आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई, आप, यू हैव अ लॉट इन योर हैंड नाउ, a lot in your hands, you can spend it, you can consume, you can drive the growth of this economy, so it is growth led। नया ये जो न्यू टैक्स रिजीम आया उसको दिमाग में रखते हुए लाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ऑल्दो देखिए, बात क्या है ना कि बड़े सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट जो इसको कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स रिजीम इतना फ़ायदा नहीं करता कंजम्पशन में जितना इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी। आपको तो हर चीज़ पे आप जीएसटी भर रहे हैं, अगर आप जीएसटी कम कर देंगे ना तो मतलब ऑफ कोर्स कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा बड़े सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। कई लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में अच्छा बोलते हैं, कई लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कहते हैं, बट एडिशनली द फाइनेंस मिनिस्टर इंटेंडेड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रिजीम एंड रेज्ड द एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, ये सब कुछ हमने देख लिया। तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बाई चांस आपके पेपर में लिखा है कि जो ज़ीरो टैक्स भरना है आपको वो 7.5 लाख तक आपको ज़ीरो टैक्स भरना, तो वो भी सही है, क्योंकि 50,000 है जो बेसिकली वो यहाँ पे जैसे लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट है विच हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड, तो मतलब ये ओल्ड टैक्स रजीम में भी 50,000 तक का आपको बेसिकली बेनिफिट मिल जाता था, और यहाँ पे भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए यहाँ पे 9.5 लाख इनकम बन रही है एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपका कितना 15% टैक्स बन जाएगा 9.5 पे आते, लेकिन आपको फिर यहाँ पे 50% की यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपको 10% ही भरना पड़ेगा 6 से 9 लाख वाले रजीम में, स्लैब में बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम द सुपर रिच, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगैन अगर ये स्टेटमेंट लिखी है कि जो एनुअल इनकम अगर आपकी
जो सुपर रिच है। आप सरचार्ज का कॉन्सेप्ट जानते हैं, और तो मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स लेके क्यों आया गया है? टैक्स इसलिए लेके आया गया है क्योंकि संविधान में एक प्रोविजन है जो ये लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहीं गिने चुने लोगों के हाथों में नहीं हो जानी चाहिए, इनइक्वालिटी बढ़ती है इससे। तो इनकम इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जो असल भारत है, सबसे ज्यादा प्रतिशत ऑफ भारत वो गरीबी में है, और कहीं लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं जो एक पूरी कंट्री खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह की इनइक्वालिटी ना अराइज हो, तो उसके लिए टैक्स लाया जाता है। लेकिन जो कई लोग बहुत ही अमीर होते हैं, फर्दर इस इनइक्वालिटी को और कम करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ करने के लिए बेसिकली सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। जो सुपर रिच लोग, ऑफ कोर्स ताकि वो बहुत सुपर रिच ना हो जाए, इसीलिए उनको ये टैक्स ऑन टैक्स भरना पड़ता है, सरचार्ज जिसे हम कहते हैं। तो अब सरचार्ज को भी कम कर दिया गया है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो अडानीज हैं, अंबानीज हैं, यू माइट क्रिटिसाइज देम, बट द फैक्ट इज जो बड़े बड़े इंडिया को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ला के दे रहे हैं वो यही कंपनीज हैं। बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो इन्हीं कंपनीज की बदौलत हो रही है। या अगर हम कहते हैं श्रीलंका के साथ हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने डिफेंस ट्रेड डील साइन किया, ये किया वो किया, तो आप और मैं जैसे छोटे छोटे बिजनेस उठा के तो वहां नहीं जाते। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए सरचार्ज को भी कम कर दिया गया है। बेनिफिट फ्रॉम रिडक्शन इन इनकम टैक्स सरचार्ज, अब 25% सरचार्ज लगेगा, पहले 37% था, 37% था। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। दिस वुड ऑफ कोर्स रिड्यूस इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम इंटरेस्ट फॉर दिस ग्रुप टू 39% फ्रॉम 42.7%, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल एनुअल इनकम इज ओवर 5 करोड़ रुपीज। ओके, तो आपका पहला जो नेट बेसिकली टैक्स बन रहा था सरचार्ज वगैरह को मिला के 42.7 बन रहा था, और आपका 39% बनेगा। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आपकी बाई चांस एनुअल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो मतलब आधा तो आप टैक्स में भर देंगे, तो कहाँ का मतलब, कहीं ना कहीं तो फिर आप रिच होना गलत बात हो गई, पाप लगेगा रिच होना। ओके, शुड यू शिफ्ट टू द न्यू टैक्स रिजीम? अब देखिए, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आप कहाँ लाए करते हैं। ओके, देर इज नो सिंपल आंसर एंड देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल आंसर टू दिस कि आपको नया टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहिए या पुराने टैक्स रिजीम पे ही रहना चाहिए। तो आप खुद देखिए, खुद डिसाइड कीजिए, यहाँ पे लिखा है। और इनके एनालिसिस के हिसाब से अगर तो देखिए आप बहुत ही सारी टैक्स डिडक्शंस लेते हैं ना, बहुत हैवी टैक्स डिडक्शंस, तो फिर आपके लिए पुराने वाला टैक्स रिजीम ही सही है, जहाँ पे टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं 5 लाख के ऊपर जाते ही, है ना, बहुत सारी। तो जैसे हाउसिंग, अभी हम देखेंगे 4 तरह की कौन सी डिडक्शंस होती हैं। अगर तो आप इतनी सारी टैक्स डिडक्शन, जो बहुत ही कम लोग हैं आई थिंक जो इतने टैक्स डिडक्शन लेते, तो आपके लिए यही नया रजीम जो अब मिस निर्मला सीतारमन जी लेके आएंगे 2.0, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इसे अवेल कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। कंपैरिजन ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन फॉर इंडिविजुअल अर्निंग ₹15 लाख per annum under both tax regimes suggests that her annual tax liability will be okay। तो न्यू regime के तहत बेसिकली जो एनुअल टैक्स लाइबिलिटी होगी, अगर किसी की 15 लाख पर एनम इनकम है तो ₹1,45,600, लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स regime के हिसाब से देखें 1,24,800। तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स ओल्ड टैक्स बढ़िया लग रहा है हमें, तो ओल्ड टैक्स regime मतलब कम ही है, 45,000 या 24,000 है। तो लेकिन जो आपने यहाँ पे 19,800 रुपये बचाए हैं, इसको बचाने के लिए जो जतन आपको करने पड़ेंगे, अगर आप ओल्ड टैक्स regime में ही रहना चाहते हैं, तो आपको बड़ी सारी डिडक्शंस क्लेम करनी पड़ेंगी। जो सेक्शन 80C है इनकम टैक्स का, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वहाँ पे 1.5 लाख तक का बेसिकली आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। ठीक है, 1.5 लाख का। तो आपको पहला तो ये होता है, नंबर 1, ये डिडक्शन आपको अवेल करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको डिडक्शन कहाँ से लेनी पड़ेगी? हेल्थ इंश्योरेंस, जो बेसिकली सेल्फ अपने लिए, फैमिली के लिए 25,000 की, और आपको एक और बेसिकली लेनी पड़ेगी डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स जो आपके हैं 50,000 की। और आपको चौथी चीज़ एक करनी पड़ेगी, होम लोन इंटरेस्ट, उस पर 2 लाख का बेसिकली आपको रिबेट चाहिए होगा। तो फाइनली आपको इतनी यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए इतने जतन करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है।
तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बताई हुई, इफ़ मोस्ट डिडक्शंस आर क्लेम्ड अप टू द मैक्सिमम, तो आप ये मैक्सिमम पॉसिबल उस तक अगर आप ये सब कुछ क्लेम करते हैं तो रहिए, फिर पीछे वाला ही आपका बढ़िया है रजीम। लेकिन भाई बहुत ही कम ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो इतनी हैवी डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल एज फॉर दोज फॉलिंग अंडर लोअर इनकम स्लैब्स। तो अब हम ये तो हमने 15 लाख वाले के लिए देख लिया, अब हम देख लेते हैं लोअर इनकम स्लैब्स में जो फॉल करते हैं। द टैक्स लायबिलिटी डिफरेंशियल वुड बी हायर इन फेवर ऑफ द ओल्ड टैक्स regime if she somehow manages to claim all the 4 deductions। वही चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है इतना खास, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये कहेंगे कि अब सरकार जो लेके आई है एंटाई सेविंग्स बजट लेके आई है, क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि मतलब 7 लाख तक आपको बेसिकली किसी भी डिडक्शन के बिना, किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में, इंश्योरेंस जैसे में इन्वेस्ट किए बिना आपको कोई टैक्स ही नहीं भरना है ना। तो बेसिकली सरकार पहले उन्होंने 5 लाख तक का इसीलिए रखा हुआ था टैक्स स्लैब, पहला वो इसीलिए था जीरो टैक्स का, क्योंकि उसके ऊपर सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर रही थी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आपके लिए अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, आप ही के लिए अच्छा है। तो वहाँ वो बेसिकली सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करने का एक तरीका था, ये एनपीएस पेंशन स्कीम लीजिए, ये कीजिए। लेकिन अभी क्योंकि आपने 7 लाख थी वो कर दिया, लोग सेव करना ही बंद कर देंगे। ओके तो पर ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये कहता है वो माइंडलेस, जस्ट बिकॉज आपको टैक्स कंसिडरेशन की वजह से, टैक्स से बचने की वजह से आप किधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि टैक्स बच जाए, आपको ज़रूरत भी नहीं है उन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स की, आप वो ले रहे हैं, उसको बेसिकली सरकार चाहती है कि उस माइंडसेट से आप निकलिए। ठीक है, आप कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन वो माइंडफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सरकार का रैशनल है और वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट बाय नॉजिंग टैक्स पेयर्स टुवर्ड्स द न्यू regime, the government will end up weakening the savings culture in the Indian market, as I just said, as the old regime ensured people invested in small savings instruments like life insurance products, NPS, equity linked saving schemes of mutual funds, among others, to reduce tax liability. However, the counter view is that forced savings just to save tax led people to pick suboptimal investment products जो उनका कोई यूज नहीं है, वो भी वो बेचारे सिर्फ टैक्स को हटाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए ले लेते थे। The idea behind this argument is that savings and investment should be driven by financial goals, मतलब आपका लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन होना चाहिए ना उस सेविंग इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली इन्वेस्ट करने का। जस्ट बिकॉज टैक्स ना भरना पड़े किसी में भी, वो आपके लिए किफ़ायती भी नहीं है, वहाँ आपने सेविंग कर दी अपनी, वहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। What is important for taxpayers to keep in mind is that even if they shift to new tax regime, they should keep, अब ये ऐसे एक एडवाइस है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेट मी जस्ट सी कि यहाँ तो कुछ नहीं रह गया, आई थिंक हमने सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। अब हमें बाकी आर्टिकल्स देखने चाहिए। अगर कुछ इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो बेसिकली तो आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू से हैव एनी डाउट। तो टैक्स एग्जाम्पशंस भी बेसिकली आपको पता है, सेक्शन 80C क्या कहता है, सेक्शन 80C, हाँ वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको कहा था सेक्शन 56 आपको पता ही होना चाहिए। और साथ ही में जो सेक्शन 80C है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन, लेट मी जस्ट रीड योर, सेक्शन 80C है। ओके, सेक्शन 80C बेसिकली क्या कहता है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें इनकम टैक्स आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली फॉर अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ अप टू ₹1.5 लाख एवरी ईयर आपकी बेसिकली टैक्सेबल इनकम में से। तो किस तरह की इनकम्स होती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे अगर आप प्रोविडेंट फंड्स में, पीपीएफ में, ईपीएफ में, इस तरह के जो अटल पेंशन योजना, इस तरह के आप म्यूचुअल फंड्स, इन तरह के प्लान्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो आप बेसिकली इस पर कोई टैक्स नहीं बनता आपका। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन 80C के बारे में पता होना चाहिए। और बाकी तो हमने सब कुछ देख ही लिया, 87A के बारे में, रिबेट जो मिलती है आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन 87A जो है वो रिबेट मिलती है, और जो सेक्शन 80C है वो आपको टैक्स डिडक्शन, यानी कि 7 लाख के ऊपर जिसका काम आता है वो टैक्स डिडक्शन। ठीक है, 7 लाख तो आपको रिबेट ही मिलेगी, वो 87A आता है वहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप चाहें तो इस वीडियो को सेव करके रखें, टाइम देख लीजिए आपको कितना यहाँ पे समझने में। शुरुआत के तो सारे ही ये तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। RBI सीक्स डिटेल्स फ्रॉम बैंक्स ऑन एक्सपोजर टू अडानी फर्म्स।
अब देखिए आप जानते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अडानी जो एंटरप्राइजेज है या अडानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो एक बहुत ही प्रेशर देख रहे हैं प्रेजेंटली। उनका वैल्यूएशन बहुत कम जा रहा है उन शेयर्स का, एंड ऑल ऑफ दैट, प्राइस गिर रहा है। तो ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप सोचिए बहुत सारी इंडियन बैंक्स ने और बहुत सारी इंडियन एंटिटीज़ ने अगर उसमें उनको लोन दिया हुआ है, अगर अडानी ग्रुप्स को, है ना, तो ऑफ कोर्स वो लोन वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आप ओवर एक्सपोजर तो नहीं है हमारे इंडियन बैंक्स का अडानी फर्म्स के साथ, ये बिल्कुल देखना आरबीआई का काम है इस समय पे। और सेबी ने तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं किया है, पर सेबी भी करेगी शायद आने वाले समय में, ऐसा ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहता है। तो कहीं हमारे बैंक्स ना फेल हो जाए, देखिए कहीं कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि उनके फेल होने की वजह से पूरी इंडियन इकोनॉमी फेल हो जाए। तो ये आरबीआई ने बेसिकली यहाँ पे करने के लिए इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है बाकी बैंक से। आप हमें बताओ कितना एक्सपोजर है आपका अडानी ग्रुप में, ठीक है, कितना आपने आउटस्टैंडिंग फंड दिया हुआ है, कितना क्या, एंड ऑल ऑफ दैट। एज द मार्केट कंटिन्यू टू हैमर इट्स स्टॉक्स विद द फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस, वही चीज़ फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस जो है दे डिप्ड बाय अनदर 26.50%, और उन्होंने बेसिकली उनका $100 बिलियन वॉज शेव्ड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत ही कंसर्निंग है इंडियन मार्केट के लिए भी। दिस कम्स अमिड द सस्टेन्ड फॉल इन द शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि जो अडानी है उन्होंने अपना लास्ट नाइट क्या किया है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ ऑफ वर्थ ₹20,000 वो विड्रॉ कर लिया। तो देखिए इससे ये मार्केट को सिग्नल जाता है कि जो सच में कुछ दिक्कत है, तभी तो इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया, अपना एफपीओ विड्रॉ कर लिया उन्होंने। व्हेन कॉन्टैक्टेड द आरबीआई ऑफिशियल, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो देखिए आफ्टर क्रेडिट यूज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स, तो बड़े सारा और प्रेशर कि अगर किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अगर किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगर एक लोन देना है, तो ऑफ कोर्स जो लोन ले रहा है वो कोई कोलेटरल रखेगा। तो फॉर एग्जांपल उसने कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स रखे, तो वो बॉन्ड को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया है बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये एक बहुत बड़ा वेव चला रही है कंसर्न का। तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से आरबीआई गॉट फोर्स्ड टू एक्चुअली आस्क वेरियस इंडियन बैंक्स, आप बताइए आपका क्या हालचाल है, मतलब कितना अपने एक्सपोजर है आपका। मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज नॉट अनाउंस्ड एनी प्रोब इनटू द क्रैश इन इंडियन ओके अडानी शेयर्स। तो वही चीज अभी कुछ उन्होंने तो नहीं किया है सेबी ने। देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वही चीजें लिखी है, नथिंग मच हियर। ओके, नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि रिसेंट इलेक्शन कमीशन के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इंटरनल इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माल प्रैक्टिसेस, ये 2-3 साल तो लगातार कंजेक्यूटिवली आप जानते हैं मेंस में भी क्वेश्चन आया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 दोनों ही आपके फुल फ्लेज्ड टॉपिक्स हैं GS2 के सिलेबस के। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को बोला है कि देखिए जो वो प्रोविजन है जो इलेक्शन लॉ का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, जिसके तहत एक जो कैंडिडेट है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से साइमल्टेनियसली लड़ सकता है, वो सही है, हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर उसमें कोई जा सकता है तो वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। दिस इज अ पॉलिसी मैटर एंड एन इशू कंसर्निंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू टेक अ कॉल। ओके, तो ये पिटिशन एज यूजुअल जो सबसे ज़्यादा हैबिचुअल पिटिशनर है अश्विनी उपाध्याय जी की एक पिटिशन थी कि आप क्या कीजिए मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, यू प्लीज डिक्लेयर सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इनवैलिड। क्योंकि अगर जो रैशनल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये मतलब 1 पर्सन 1 वोट है तो 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होना चाहिए। दिस इज ऑल डेमोक्रेसी इज अबाउट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली थी। तो इसीलिए सेक्शन 33(7) जो है, जो अलाउ करता है कि इंसान को टू कंटेस्ट अ जनरल इलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ बाई इलेक्शंस और बाइनियल इलेक्शंस फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यू मस्ट डिक्लेयर इट इनवैलिड। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो एक जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हों,
है ना। तो और जैसे 7 बाई इलेक्शन होने हैं, किसी की डेथ हो गई जिसके पास वो सीट थी, उनके बाद करवाना, या कोई भी वो डिस्क्वालीफाई हो गया एज अ मेंबर तो उनकी खाली हो गई सीट, तो उस पर 2-3 सीटों पे बेसिकली अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आप 2 सीटों से लगातार लड़ सकते हैं एक साथ, मतलब। तो ये अलाउड है, ठीक है। तो ये आपको इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स जब डीमोनेटाइजेशन पे पार्लियामेंट की विजडम पे छोड़ दिया गया कि वो डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी जायज़ ही है। Proceeds from excise scam were used in AAP's Goa poll campaign says ED। तो ईडी का ये कहना है, खैर इसमें कुछ है नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया। ईडी का ये कहना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि जो बेसिकली एक्साइज जो अभी इनका रजीम चला था लिकर वाला, उसमें से जो भी पैसा इन्होंने स्कैम करके इनके पास आया आम आदमी पार्टी के पास, वो गोवा की कैंपेनिंग पे लगाया गया है। अब देखिए बड़ा कुछ आ रहा है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड भी, एक्साइज स्कैम हो चाहे उसके बाद एडवर्टीजमेंट का जो पैसा इन्होंने लगाया, ये सब कुछ आपको पता है। जस्ट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू। 42% of inmates in Punjab's prisons are accused or convicted in narcotic cases. I think you must note this data down. You might get a question, a case study basically, in your ethics paper, GS4 paper, on this narcotics or drug menace. क्यों? क्योंकि क्या हुआ है ना पंजाब में लेटली, ये ड्रग मेनेस तो आप जानते ही हैं, ये तो खैर काफ़ी सालों पुरानी, अब एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है काफ़ी सालों से। और साथ ही में हम देख रहे हैं पंजाब में खालिस्तानी डिसर्जेंट्स, साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है। ग्रेनेड अटैक्स और हॉली बेसिकली पुलिस स्टेशन पे हमने देखा। और भी बड़ी सारी और चीज़ें हो रही हैं, कैसे गन कल्चर के बारे में हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी। गन कल्चर, अभी रिसेंटली भगवंत मान जी की सरकार ने एक जो प्रोविज़न लेके आए हैं कि अगर आप ग्लोरीफाई कर रहे हो वॉयलेंस को तो आप गाने नहीं बना सकते, कोई भी पंजाबी गाना गन कल्चर को ग्लोरीफाई करते हुए नहीं बनाया जा सकता। ये कुछ कुछ मेजर्स वो ले रहे हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पंजाब में है वो सीरियसली बहुत ही गंभीर है इस समय पे, क्योंकि बहुत सारे, एक आई थिंक शिवसेना के एक मेंबर थे, उनको इस तरह के अटैक में मारा गया, फिर एक किसी और की जान गई है। सो इट इज़ बिकमिंग कंसर्न, अ वेरी बिग कंसर्न, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जाननी ज़रूरी है। प्लीज़ नोट दिस डेटा डाउन। ड्रग मैनेज पे अगर कोई भी क्वेश्चन, केस स्टडी आए, फॉर एग्जांपल पंजाब की केस स्टडी आ गई, अगर ऐसे शुरुआत हो रही है कि एट अ टाइम इट वाज नोन एज, मतलब 5 रिवर्स का कंजंक्शन है पंजाब, और अपनी ब्यूटी अपने कल्चर के लिए जाने वाले से आज एक बहुत बुरी स्थिति में है, इट नीड्स अटेंशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर आप कुछ एक्ट्स के बारे में, एनडीपीएस एक्ट के बिना लिखे तो आपका ड्रग मैनेज पे क्वेश्चन ही नहीं खत्म होता। आप ये डेटा मेंशन कर सकते हैं, विद ओवर 42%, मतलब जितने भी लोग जेल में कैद हैं पंजाब की, उसमें से 42% है या तो वो एक्यूज या कॉन्विक्टेड हैं नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, या फिर कोई साइकोट्रोपिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस के बेसिकली कंजम्पशन या स्मगलिंग के केस में। तो आप देख सकते हैं द ग्रेविटी ऑफ द ड्रग मैनेज ग्रिपिंग द स्टेट। ओके, इट अगेन इन द स्पॉटलाइट इस स्टडी के बाद। तो 42% लोग जो जेल में हैं बेसिकली कैद, वो ड्रग्स मैनेज की वजह से कैद हैं। अ स्टडी टाइटल्ड इनसाइड पंजाब प्रिजन्स, आप इस स्टडी का नाम भी लिख सकते हैं, इनसाइड पंजाब प्रिजन्स, ठीक है। तो ये चीज़ और किसने कंडक्ट की है? पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पल्सा जिसे हम कहते हैं, पल्सा। आप एज इट इज़ लिखें, पूरा ना लिखें चल जाएगा, ठीक है। स्टडी का नाम है इनसाइड पंजाब प्रिजन्स ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजन्स इन द स्टेट पॉइंट्स आउट द 27% अंडर ट्रायल्स एंड 14.7% कॉन्विक्ट्स, जो दोषी साबित हो चुके हैं, जिनका ट्रायल अभी चल रहा है या चलने वाला है, उसमें से 27% दोषी साबित हो चुके हैं, उसमें से 14.7% दे आर लिंक्ड टू नार्कोटिक केसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलती है। It was prepared in collaboration with the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI). It was released in January 2022. Pulsar in association with the Punjab Prison. So this is not important, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि drug smuggling and consumption was observed in 15 out of 24 functional jails. It points out that it is plausible that one of the contributing factors to rampant drug smuggling and consumption is the existence of a high number of inmates charged, accused and convicted under NDPS Act 1985. ये एक्ट आपको लिखना है। बहुत सारे और इनिशिएटिव्स जो विमुक्ति क्लब्स हैं, जो बहुत सारी स्टेट्स में चलाए जाते हैं, और कैसे केरला में हमने अभी देखा था ड्रग मैनेज से बचने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स में यूथ को बहुत इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स में विमुक्ति क्लब्स ने, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है केरला कैबिनेट का, उन्होंने विमुक्ति क्लब्स का एक इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खिलाओ, सो दैट द स्टूडेंट्स स्टार्ट फाइंडिंग अ हाई इन स्पोर्ट्स एंड दे get themselves away from the drug menace। तो इस तरह के बहुत सारे हम ड्रग menace से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ से मिलती है। अब एक और चीज़, स्टडी मसूरीज स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट टोड। तो देखिए आपको पता है इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी ये डेफिनेशन इसकी पूछी जा चुकी है। ऑफ कोर्स उसका एक्सेप्ट और भी पार्ट था क्वेश्चन का। आई थिंक 2019 के GS3 के पेपर में या GS1 के पेपर में आप उठा के देख सकते हैं इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, अगर आप ये डेफिनेशन रट के थोड़ा जाएंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी आप किताब पढ़ते हो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर कॉमन सेंस है क्या होता होगा एक इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी या एक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी। अगर एक जगह है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कितनी पॉपुलेशन को, जितना बेसिकली डिमांड है उसको फुलफिल करने के अलावा भी क्या और डिमांड आ रही है जो फुलफिल ही नहीं कर सकता, वो होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी। उसको अगर आप ब्रीच कर जाओगे, उतना वो बेसिकली हर साल रिप्लेनिश ही नहीं कर पा रहा खुद को, उतना कैरी नहीं कर सकता, उतना बर्डन, चाहे पॉपुलेशन की तरफ से हो, डेवलपमेंट की तरफ से हो, और आप उतना उससे मांग रहे हैं, तो वो ब्रीच हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी का। तो बेसिकली जो NGT है उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है किस चीज़ का, एक रिपोर्ट का, जिसमें बेसिकली वॉर्न किया गया था कि मसूरी जो एक पॉपुलर हिल स्टेशन है उसमें भी जोशी मठ जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो बेसिकली इस उत्तराखंड के इस हिल स्टेशन के बारे में पता लगाने की बात की गई है NGT द्वारा कि देखिए क्या है, बेसिकली कंडक्ट अ स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिल स्टेशन, कितना ये बेसिकली कितना टूरिज्म यहाँ जाना चाहिए, कितना नहीं जाना, कितना कैरी कर सकता है इनका इकोसिस्टम। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें बेसिकली ये 9 मेंबर कमेटी लेके आएगी और रेमीडियल मेजर्स भी सजेस्ट करेंगी। देखिए सिर्फ वैसे तो मसूरी ही नहीं है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, कर्णप्रयाग है, बहुत सारी और जगहें जो मुझे ऐसा लगता है उन पे, उत्तरकाशी की बहुत सारी जगहें छोटी छोटी जिन पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें जोशी लाइक जैसी जगह कोई दिक्कत ना हो। हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। फायर एंड आइस, सो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। तो देखिए आपको पता होगा सोनम वांगचुक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर, और उनके क्लाइमेट फास्ट के बारे में हम देख चुके हैं। 5 दिन का फास्ट था उनका, वो आपके लिए एग्जाम्पल भी है क्लाइमेट फास्ट, वेरी इनोवेटिव आई थिंक वो टर्म। अब आप देखिए इसको पोलिटिसाइज वगैरह जो भी, वो मुझे नहीं पता और मुझे उसमें जाना भी नहीं है, पर मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि इतना इतना वाइट और ब्लैक कब से हो गया सब कुछ कि अगर कोई एक इंसान जिसने कितने अवार्ड्स जीते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, एडुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, या फिर बहुत सारी और चीज़ों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने देश के लिए दिया है, बहुत सारे विंग्स में, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि मुझे वो ही यूज्ड टू बी एन एडमायरर ऑफ PM मोदी एंड ऑल्सो द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट नॉट दैट ही इज सीइंग इट बहुत ज़्यादा फ्यूरियस वे में या कुछ भी। उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे खुद नहीं लगता था कि मैं कभी बोलूँगा कि हम JNK के साथ ही सही थे, जम्मू कश्मीर के साथ ही सही थे, अभी तो और दिक्कतें लगती हैं हमें, और कैसे उनसे जो बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है, जब उनको हाउस अरेस्ट में था कि हम आपको हाउस अरेस्ट से तब छोड़ेंगे जब आप हमें ये वो देंगे कि आप किसी भी इस तरह के प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। खैर वो उस पर आपके खुद के व्यूज हो सकते हैं, पर अचानक से एक इंसान अगर कुछ करता है तो वो बुरा कैसे हो जाता है, और उसकी पास्ट जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कैसे खत्म हो जाती हैं। कहीं कहीं चीज़ें सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं वो सही है, कहीं कहीं चीज़ें जो सरकार बोल रही है वो सही है, पर ऐसे बिल्कुल ही गलत हो गया कोई इंसान, या देशद्रोही तो नहीं हो जाता ऐसा। खैर दैट ऑफ कोर्स आई लीव इट टू यू, आप जो समझते हैं इसके बारे में। पिक्चरिस्क लद्दाख हैज़, तो लद्दाख में बेसिकली क्या हुआ है आप जानते हैं, 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तो 2 UTs बनी थी, एक जम्मू कश्मीर की और एक लद्दाख की, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लद्दाख के लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, कि स्पेशली जो वहाँ के बुद्धिस्ट हैं उनकी एक डिमांड थी बहुत सालों से कि लद्दाख को ऑटोनमस गवर्नेंस का मौका मिले, एक UT में, या वैसे तो स्टेटहुड बोलते हैं पर एक UT में कन्वर्ट किया जाए। ओके पर उसके बाद से कुछ 2-3 पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें दोबारा राइज होती दिख रही हैं। अब एक एजिटेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ सोनम वांगचुक जी थोड़ा नाइन में तो फास्ट किया है, हम ऑलरेडी पिछले कितनी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में देख चुके हैं जो प्रोटेस्ट चल रही है लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में,
स्टेटहुड के लिए, 6th शेड्यूल में अंडर आर्टिकल 244 इंक्लूड करने के लिए, है ना। आप जानते हैं 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस आप खुद को गवर्न कर सकते हैं और फिर कोई भी लॉ पे अप्लाई नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लद्दाख कम्स, अब क्या हुआ है जब से ये 2019 का प्रोविज़न आया है यूटी वाला, उसके बाद से लद्दाख केम अंडर द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनका लोकल पॉपुलेशन के साथ रिश्ते थोड़े सही नहीं है। तो ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है। द टसल बिटवीन लोकल्स इलेक्टेड representatives ऑफ द टू हिल काउंसिल्स ऑफ कारगिल एंड ले and the bureaucracy has only widened over the months। तो इन तीनों में आपस में बड़ा टसल चल रहा है। जो एमएलएज हैं वहाँ के, एमएलएज तो नहीं कह, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओके और जो काउंसिल्स में या फिर जो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी है, लोकल ब्यूरोक्रेसी, और साथ ही में जो वहाँ के लोग हैं, ओके। तो लेज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बॉडीज, ले के जो पॉलिटिकल और रिलीजियस बॉडीज हैं उन्होंने मिलकर ले एपेक्स बोर्ड बनाया LAB 2020 में, विच इज वॉज हेडेड बाय फॉर्मर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थपस्टान। ठीक है, इन्होंने ये बनाया। ही इज ऑल्सो एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। और कारगिल में किसने बनाया? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी है। ठीक है, इन्होंने मिलकर बेसिकली ये मुस्लिम एफिलिएटेड सेमिनरीज हैं इसमें, तो वो उन्होंने भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। तो अगर हम वैसे ले की तो ये डिमांड नहीं है, लेकिन कारगिल की ये डिमांड है कि हमें दोबारा JNK के साथ जोड़ दो और स्पेशल स्टेटस रिस्टोर कर दो जो धारा 370 के तहत था। लेकिन जो बेसिकली ले वाली जो बॉडी है वो चाहती है कि स्टेटहुड हो और साथ में हमें 6th शेड्यूल के अंडर ऐड कर दिया जाए। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, ऑफ कोर्स दोनों LAB और KDA आपस में डिफरेंट है, लेकिन अब दे आर टुगेदर ओवर मेनी कॉमन गोल्स। दे हैव पुट फोर्थ, उनकी 4 मेजर डिमांड्स हैं। आई थिंक यही इस पूरे आर्टिकल में से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो डिमांड क्या कर रहे हैं। पहला तो फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड मिल जाए। दूसरा, 6th शेड्यूल के अंडर लद्दाख को ऐड कर दिया जाए। तीसरा, सेपरेट लोकसभा सीट्स हो, एक ले के लिए, एक कारगिल के लिए। और चौथा, जॉब रिजर्वेशन हो लोकल्स के लिए, जो धारा 370 प्रोवाइड किया करती थी, क्योंकि तब तो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर और जिसमें लद्दाख भी आता था। ठीक है, तो ये 4 इनकी डिमांड्स हैं। दे डिस्क्राइब द डिमांड्स एज की टू प्रोटेक्टिंग। अगर लद्दाख का कल्चर, ऑटोनॉमी उसको प्रोटेक्ट करना है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है, तो ये 4 चीज़ें हैं, जो डिमांड्स हैं वो पूरी होनी ही पड़ेंगी। देखिए लद्दाख में ग्लेशियर्स हैं, बहुत कुछ है जिसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो पूरे भारत में अप्लाई हो रहा है उसी तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन वगैरह वहाँ भी हो गया तो क्या होगा? इसे पोल कहा जाता है ग्लेशियर्स को, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। द सेंटर अपेयर्स टू बी बाइंड एज द 2 कमिटीज। अब देखिए अब क्या हुआ, सरकार ने 2 कमिटीज बनाई लोकल पॉपुलेशन की एंगर को कम करने के लिए, उनको एश्योरेंस देने के लिए। दोनों का कोई काम नहीं हो पाया सही से, तो वही इसीलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे बस अरिंदम बागची जो हमारे स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका कहना है जस्ट बिकॉज एक प्रोजेक्ट को सेटबैक मिल जाता है भारत के किसी हमारे नेबरहुड में, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उनको अब प्रेफरेंस देना ही छोड़ देंगे। अगर उन्होंने आगे से हमसे एक सवाल पूछ लिया या हमें हमारा कोई डील कैंसिल कर दी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट होना बंद हो जाएंगे। हम उस पर बिल्कुल कायम हैं, अडिग है। A setback to a power or connectivity project with India's neighbors will not deter India from carrying out its neighborhood first strategy। ये अरिंदम बागची ने कहा है। अब देखिए इनसे वही सवाल पूछे जा रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप डिक्लाइन हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। उसी के रिस्पॉन्स में बेसिकली, और बांग्लादेश में बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, it has actually asked the Adani Group to revise its power purchase agreement to import power from the Adani thermal power plant in Gouda, झारखंड। तो वही सारी चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इनका रिस्पॉन्स ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इससे इम्पैक्ट नहीं होगी। साइट्स डेटाबेस रिवील्स रेड सैंडर्स स्मगलिंग। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रेड सैंडर्स पे एक बार नहीं 2 बार प्रीलिम्स में आपका सवाल आ चुका है। तो रेड सैंडर्स इंपॉर्टेंट है, आप रेड सैंडलवुड कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो साइट्स ट्रेड डेटाबेस बताता है
कि 28 इंसिडेंट्स हुए हैं रेड सैंडर्स की कॉन्फिस्केशन के, सीजर के और एंड स्पेसिमेंस फ्रॉम द वाइल्ड बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. अ फैक्ट शीट प्रिपेयर्ड बाय ट्रैफिक विच इज अ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिवील किया है. देखिए ये आपको पता है बहुत ही वैल्यू रखता है बाहर की मार्केट्स में, तो इनकी इलीगल स्मगलिंग वगैरह होना, ऑफ कोर्स इससे हमें इनको बचाना है. तो साइट्स जो है कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, जिनका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड वाइल्ड एनिमल्स में और प्लांट्स में वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, इतना ट्रेड ना हो जाए या इतना इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो जाए या जो भी, कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए, वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाए, चाहे वो पौधों की हो, प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो. ठीक है, दीज कंसाइनमेंट्स. अब सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए अगेन आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो मोस्ट ऑफ द इस तरह का जो कंसाइनमेंट है वो चाइना जा रहे थे. ठीक है, 53.5% ऑफ सच कंसाइनमेंट्स. फिर आता है हांगकॉन्ग 25.0%, जो उनके हिसाब से तो वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से भी चाइना ही गिनेंगे हम तो इसको. ठीक है, तो मतलब 75% के करीब जो जा रहा है वो चाइना में डिमांड. ओके, चाइना में ज़्यादा है, यूएस में भी गया है. फ्रॉम 2016 टू 2020 आप जानते हैं रेड सैंडर्स का साइंटिफिक नेम क्या है, टेरोकार्पस सैंटिलिनस. और रेड सैंडलवुड इट इज़ एन एंडेमिक ट्री स्पीशीज. एंडेमिज्म मतलब क्या होता है, एंडेमिक कोई अगर स्पीशीज है तो मतलब वो वहीं उसी जोग्राफी में प्रेजेंट है और कहीं नहीं पाई जाती, कुछ ऐसा उस जोग्राफी में है कि वो वहीं मिलती है. तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड टू ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. आंध्र प्रदेश हम जानते हैं, राइट. द स्पीशीज फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड ग्रोइंग अप टू अ हाइट ऑफ 10 to 15 मीटर्स. ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी आजकल इस तरह के सवाल पूछने लग पड़ा है एनवायरमेंट में. तो 10 से 15 मीटर तक की हाइट है रेड सैंडर्स की. इट इज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पीशीज एंड इज अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम इलीगल लॉगिंग and harvesting. Under the foreign trade policy of India, the import of red sanders is prohibited while export is restricted. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि import of red sanders prohibited है, हो ही नहीं सकता, लेकिन export restricted है. आपको बहुत सारे formalities और approvals देने पड़ेंगे सरकार से. India reported an export of more than 19,000 tons of logs. In comparison, the importing countries reported about. Okay, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. 20 tons of transformed, clearly indicating a discrepancy in recording cent. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया बेसिकली 19,000 tons of logs को. इसके कंपैरिजन में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है जिनको हमने एक्सपोर्ट किया होगा, डेटा तो सेम ही होना चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट किया 4,610 tons of logs, 127 tons of sawn wood, 20 tons of transformed wood and 980 kg of wood products. तो मतलब क्या है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना तो इम्पोर्ट ही नहीं हुआ, तो डिस्क्रिपेंसी है, तो मतलब कुछ यहाँ पे घपला है. तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है. चाइना रिमेन्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर विद मोर देन 13,000 टन्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय हांगकॉन्ग. तो ये तो हम देख चुके हैं, फिर सिंगापुर आता है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट. अगेन ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं. इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीशीज. तो आप सोचिए अगर आप इलीगली स्मगल ही कर देंगे तो फिर जो नया हमारे पास बचा है वो कितने टाइम बाद ग्रो होगा, 25 to 40 years मेचोरिटी जाके तब अटेन करेगा. सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस फॉर अस. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Okay, now I think this is not important, this was just a story I was reading, कैसे allow किया गया डिलीवरी के लिए, that's not important. Okay, पुतिन प्रिडिक्ट विक्ट्री ओवर न्यू नाजिज्म इन यूक्रेन. तो अब देखिए आप जानते हैं बहुत सारे गेन्स अब फाइनली रशिया को दिख रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में स्पेसिफिकली. तो पुतिन वही कहते हैं, पुतिन का कहना है कि देखिए जैसे सोवियत आर्मी ने डिफीट कर दिया था नाजी जर्मनी को, वैसे ही स्टालिनग्रेड में बेसिकली 80 साल पहले, वैसे ही अब हम भी डिफीट कर देंगे जो यूक्रेन में नए तरह का नाजिज्म है, जिसे नियो नाजिज्म ये लोग कहते हैं. ओके, तो हम उसे हटा देंगे. तो ये इन्होंने कहा है. देखिए आप जानते हैं जो वोल्गोग्रेड है रशिया का, वो स्टालिनग्रेड बोला जाता था स्टालिन के नाम पे 1961 तक. तो उन्होंने वैसे ही आज भी पुतिन ने बेसिकली वही जर्मनी को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जर्मनी अब अपने लेपर्ड टैंक्स भेज रहा है यूक्रेन को. तो उन्होंने जर्मनी को लैम्बास्ट करते हुए बोला है कि
दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहले भी आपको हरा चुके हैं, अब भी हम हरा देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग मच हियर। और उन्होंने बोला है भाई, प्रिडिक्ट कर लिया अपनी जीत को। यूएस ओपन्स एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स देखिए पैसिफिक आइलैंड्स हैं, और आप जानते हैं कैसे पैसिफिक आइलैंड्स में चाइना का हमें दिख रहा है प्रेजेंस बहुत ज़्यादा। तो ऑफकोर्स जहाँ चाइना का प्रेजेंस है वहाँ यूएस से आना ही आना है। तो फाइनली यूएस ने अपनी एम्बेसी को ओपन किया है सोलोमन आइलैंड्स में। ओके, सोलोमन आइलैंड्स की आपको कैपिटल पता होना चाहिए, प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो नहीं आ रहा कैपिटल है इनकी, ठीक है। और अभी तो खैर चार्ज द अफेयर्स खोला जाएगा, यानी कि डिप्लोमेट से एक लेवल नीचे, यानी कि जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उस एम्बेसी से एक लेवल नीचे बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़, और पहले भी इनकी यहाँ पे बेसिकली एम्बेसी थी, लेकिन 1993 में इसे क्लोज कर दिया गया था। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली जो यूएस की मिलिट्री है, इट्स टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपींस बेसिस। तो यूएस बेसिकली क्या कर रहा है, यूएस ने और फिलीपींस ने एक डील साइन की है कि अब यूएस की ट्रूप्स को और 4 बेसिस जो हैं फिलीपींस के, उस पर एक्सेस मिल जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली ऑफ कोर्स दोनों ही चाहते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री राइज है उसको काउंटर किया जाए। और चाइना और फिलीपींस ऑलरेडी लॉगर हेड्स पे हैं, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। वहाँ पे चाइना अपने ही टापू डालते जा रहा है और इतनी प्रेजेंस कर रहा है, फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स को अपना बताता है। तो फिलीपींस भी चाहता है कि फाइनली यहाँ पे यूएस की प्रेजेंस हो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। ओके, और साथ ही में ताइवान के खिलाफ चाइना का हम राइज जो देख रहे हैं। द एग्रीमेंट टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ द कंट्री वाज मेड ड्यूरिंग अ विजिट। तो लॉयड ऑस्टिन वहाँ गए थे, तभी एग्रीमेंट किया गया। इनसे पहले जो फिलीपींस की सरकार थी वो थोड़ा चाइना की तरफ उनका टिल्ट था, लेकिन अभी उसको रिवर्स करना चाहते हैं। और साथ ही में जो फिलीपींस है उनका ताइवान के साथ काफ़ी प्रॉक्सिमिटी है और उनके आसपास के वाटर्स। तो बेसिकली अगर फिलीपींस के साथ अच्छा रिश्ता होगा तो कहीं ना कहीं ताइवान को कभी बचाना हो और यूएस की वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस होगी तो इट वुड सॉर्ट ऑफ हेल्प। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, तो ये 4 और नई लोकेशंस पे इनको बेसिस मिल जाने का मतलब टोटल साइट्स एक्सेसिबल टू यूएस फोर्सेस इज 9 नाउ। पहले ऑलरेडी थे 5 बेसिस एक्सेसिबल। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।